When the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हिटलर का जो खून खराबा दुनिया ने देखा, उससे कई बड़ा खून खराबा भारत की मिट्टी पे हुआ है, और वो भी उन्हीं अंग्रेजों के हाथों, जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है कि इनकी सभ्यता और आधुनिक शिक्षा उन्होंने हमें दी है। ये सुन के आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीन मानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से लगभग 150 साल पहले जब भारत में पहला आज़ादी का बिगुल फूंका गया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को इस कदर कुचला कि उन्हें ज़िंदगी जीने से बेहतर मौत आसान लगने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी सच को इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया कि किसी को ना पता चले कि हमारे पुरखों ने किस दर्दनाक दौर का सामना किया। सन 1800 का वो दौर जब भारत में आए अंग्रेज अफसर अब केवल हुकूमत करने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्हें सिर्फ राज चलाने से संतोष नहीं था, बल्कि उन्हें शौक था भारतीय महाराजाओं जैसी शान शौकत में जीने का, वो भी हवेलियों, ठाट बाट, नौकर चाकर और दावतों के साथ, ताकि जब मेहमान उनके घर में आए तो कहें, वाह, ये तो बिल्कुल किसी राजा की तरह रहते हैं। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे सुनकर आज भी खून खौल उठता है। उन अंग्रेज साहबों की हवेलियों में सैकड़ों नौकर रहते थे। कोई उनका खाना पकाता, कोई बिस्तर लगाता, कोई कपड़े धोता, कोई घोड़े सजाता, तो कोई रात को उनके कुत्तों की रखवाली करता। और ये सब काम करने वालों को मिलते थे महीने के बस 3 या 5 रुपए। जी हाँ, इतनी मामूली तनख्वाह कि उससे पेट भरना भी नामुमकिन था। इतना ही नहीं, इन नौकरों के पास नौकरी छोड़ने का हक तक नहीं था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर बीच बाजार में कोड़ों से पीट पीट कर सजा दी जाती। लेकिन असली हैवानियत तो तब सामने आई जब अंग्रेज सिर्फ नौकरों पर नहीं रुके, वो भारतीय औरतों को भी नौकरानी कहकर हवेलियों में ले आते और उनके साथ अमानवीय हरकतें करते। अगर किसी नौकर की बहन या बेटी अंग्रेज ऑफिसर को पसंद आ जाती तो उसे भी सौंपना पड़ता। यानी इंसानियत की हर हद को तोड़ दिया गया था। इतिहासकारों ने लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने तो इन नौकरों की तनख्वाह 100 साल के लिए तय कर दी थी। यानी किसी को कितनी तनख्वाह मिलेगी ये फिक्स था, बढ़ोतरी का नाम तक नहीं। सोचिए, जहां बाकी दुनिया बदल रही थी, वहीं भारत के मेहनतकश लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि लोग बगावत क्यों नहीं करते थे। असली आग तब लगी जब अंग्रेजों ने हमारी आस्था पर वार किया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अपने ही ऑफिसर पर गोली चलाई। इसकी वजह, अंग्रेजों ने एक नई राइफल लाई थी, एनफील्ड P53। इस राइफल की कार्ट्रिज में गाय और सुअर दोनों की चर्बी पाई गई। गाय हिंदुओं के लिए होती है माता और मुसलमानों के लिए सुअर होता है नापाक। तो अंग्रेजों ने दोनों ही धर्मों की भावनाओं को कुचलते हुए ये राइफल सिपाहियों पे थोपी। यहाँ से शुरू हुई वो आग जिसमें पूरा हिंदुस्तान जल उठा। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी क्रांति उठी थी तो वो क्यों नाकाम हुई? क्या सिर्फ हथियारों की कमी वजह थी या फिर इसके पीछे भी अंग्रेजों की कोई गहरी साजिश थी? दोस्तों, यही रहस्य हम इस पूरी कहानी में खोलेंगे। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि 1857 की चिंगारी कैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी और दिल्ली तक पहुंची। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे वीरों ने कैसे अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, और कैसे अंग्रेजों ने अपनी सारी ताकत लगाकर भारत को उस सबसे क्रूर दौर में धकेल दिया जिसके बारे में सुनकर भी दिल कांप उठता है। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और अंग्रेजों को लगता है कि एक सिपाही को शांत कर देने से ये पूरा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं मालूम था कि ये चिंगारी एक ऐसी आग में बदलने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान को जला देगी। मंगल पांडे की शहादत की खबर आम जनता तक जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि अगर ये सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ऑफिसर को मार सकता है तो हम सब मिलकर इन गोरे दरिंद्रों को अपने देश से क्यों नहीं भगा सकते। यही सोच धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में गूंजने लगी। मई 1857 आते आते मीरठ छावनी में सैकड़ों सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बोल दी।
10 मई की रात को मेरठ की फिजा गोलियों और तलवारों की टकराहट से गूंज उठी। विरोधी सिपाहियों ने अपने ही अंग्रेज ऑफिसर पर हमला कर दिया, उनके हथियार छीन लिए और अपने जो बंद साथी थे उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर उन्होंने मार्च चालू की दिल्ली की तरफ, क्योंकि उस दौर में दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, वो भारत की शान थी। ये माना जाता था कि जिसने दिल्ली जीत ली वो ही हिंदुस्तान का असली बादशाह। और यहीं पर रहते थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। 11 मई को जब विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने लाल किले की दीवारों के सामने नारे लगाए, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। इन नारों ने उस वक्त एक ऐसा जादू किया कि सदियों की धार्मिक दूरियां पल भर में मिट गईं। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त एक बुजुर्ग हो चुके थे और राजनीति से किनारे कर दिए गए थे, अचानक इस क्रांति ने नेता घोषित कर दिए गए। दिल्ली के हर गली कूचे में लोग कहने लगे, अब हमारा बादशाह फिर से सिंहासन पर है। दिल्ली के अंग्रेज ऑफिसर्स को यह झटका इतना अचानक लगा कि कई भागकर किले की दीवारों के पीछे छुप गए, लेकिन विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कई ऑफिसर मौके पर मारे गए, कई ने आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ तो अपनी बीवियों और बच्चों को छोड़कर भाग खड़े हुए। दिल्ली हाथ से निकलते ही अंग्रेजों के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस क्रांति का असली रंग तभी दिखा जब बाकी शहरों से भी विद्रोह की खबरें आने लगी। कानपुर में नाना साहब ने बिगुल बजा दिया। उनके दाहिने हाथ तात्या टोपे ने हजारों सिपाहियों के साथ अंग्रेजों की छावनियों पर हमला किया। अंग्रेज सैनिकों को घेर घेर कर मार भगाया गया और किले को अपने कब्जे में ले लिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने झंडा थाम लिया। उनके साथ हजारों सिपाही और आम लोग खड़े हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर नहीं फेंका जाएगा तब तक चैन से बैठना गुनाह होगा। झांसी में वो नाम सामने आया जिसने अंग्रेजों को सालों तक नींद हराम करके रखी, रानी लक्ष्मीबाई। कम उम्र लेकिन अदम्य साहस। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो एक महिला को आसानी से हरा देंगे, लेकिन उन्होंने झांसी की सरहद को इतने मजबूत किलेबंदी से घेर रखा था कि अंग्रेज बार बार हार कर लौटे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठते हुए तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, हर इलाके से एक एक वीर खड़ा हो गया। ऐसा लगने लगा था कि पूरे उत्तर भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हुई वो गलतियां जिनकी वजह से यह विद्रोह नाकाम साबित हुआ। पहली गलती, जीते हुए इलाकों को सुरक्षित नहीं रखा गया। जैसे कानपुर, लखनऊ और बरेली में जब अंग्रेजों को हराकर किले कब्जे में लिए गए तो वहां की सुरक्षा बिना ट्रेनिंग वाले आम लोगों के हवाले कर दी गई। अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे ये सारे इलाके फिर से हथिया लिए। दूसरी गलती, सिपाहियों के पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद की कमी थी। कई जगहों पर तलवारें और पुराने बंदूकें ही इस्तेमाल हो रही थी। वहीं अंग्रेजों के पास यूरोप से आए तोप और आधुनिक राइफलें थी। तीसरी गलती, एकजुटता की कमी। उत्तर भारत में तो कई रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई, लेकिन दक्षिण भारत यानी मद्रास और हैदराबाद जैसे बड़े इलाकों में कोई बड़ी बगावत नहीं हुई। कई राजा तो ऐसे थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का ही साथ दिया। और चौथी बड़ी गलती, सप्लाई लाइन। विद्रोहियों के पास खाने पीने और राशन का इंतजाम नहीं था। अंग्रेजों ने इस कमी का फायदा उठाकर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को लंबा खींचा, जिससे विद्रोही थकने लगे और कमजोर पड़ गए। दिल्ली में भी यही हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। चीन और क्रीमिया युद्ध से लौटे अनुभवी सैनिकों को दिल्ली और आसपास तैनात कर दिया गया। महीनों तक लड़ाई चलती रही। विद्रोही बहादुरी से डटे रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास गोला बारूद खत्म होने लगा। आखिरकार दिल्ली भी अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बेटा और पोते सामने खड़े करके गोली मार दिए गए और फिर उन्हें रंगून, आज का यंगून, म्यांमार में कैद कर दिया गया और वहीं उनकी मौत हुई। झांसी में भी अंग्रेजों ने गद्दारी से हमला किया। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे की सेना भी हार गई। तात्या टोपे ने जंगलों में जाकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, लेकिन अंत में धोखे से पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 का यह विद्रोह धीरे धीरे दबा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी ताकत और इतना जोश था तो ये क्रांति क्यों हार गई? क्या सिर्फ हथियारों और एकजुटता की कमी थी, या फिर इसके पीछे अंग्रेजों की कोई बड़ी चाल छुपी थी? दोस्तों, यही राज हम अगले हिस्से में खोलेंगे।
यहां हम देखेंगे कि 1857 की हार के बाद अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पर सबसे क्रूर और खौफनाक दौर थोप दिया। दोस्तों सोचिए, जब कोई दरिंदा घायल होता है तो उसका वार और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए वही जख्म थी। इस विद्रोह ने उन्हें एक सच्चाई दिखा दी थी कि अगर हिंदुस्तानी एक हो जाए तो उन्हें हमेशा के लिए बाहर फेंक सकते हैं। यही डर उन्हें पागल कर गया। क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों ने बदले की आग में भारत को ऐसे ऐसे जख्म दिए कि उनकी पीड़ा पीढ़ियों तक महसूस की गई। इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 के बाद करीब 1.5 साल तक हर ब्रिटिश अफसर को खुली छूट थी। वो चाहे तो किसी भी भारतीय को गोली मार सकता था, फांसी पर चढ़ा सकता था या जेल भेज सकता था, सब कुछ संदेह के नाम पर। यानी अगर किसी अफसर को लगा कि कोई आदमी विद्रोही हो सकता है तो वहीं उसकी मौत का फरमान बन जाता। दिल्ली में तो खून की ऐसी होली खेली गई कि सुनकर भी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि एक ही दिन में 22,000 मुसलमानों को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के फंदों की कमी पड़ गई तो पेड़ों और खंभों पर लटकाकर कत्ल किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले 10 सालों तक धीरे धीरे 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। बेकसूर लोगों को गरम लोहे की रॉड से दागा जाता, उनकी आंखों में मिर्च डाली जाती और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मॉन्टगोमरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, ये सैनिक औरतों को पकड़कर उनके साथ हैवानियत करते, उनके कपड़े फाड़ते और फिर गंदी हरकतों के बाद मौत के घाट उतार देते। कई जगहों पर तो डर के मारे पति खुद ही अपनी पत्नियों की हत्या कर देते ताकि वो अंग्रेजों के हाथों न चढ़े। अब सोचिए, एक पूरा समाज जब इस तरह से डर में जी रहा हो तो उनकी अगली पीढ़ी कैसी होगी। यही अंग्रेजों की चाल थी। लेकिन दोस्तों, असली साजिश सिर्फ कत्लेआम तक सीमित नहीं थी। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है हिंदुओं और मुसलमानों की एकता, क्योंकि 1857 में पहली बार दोनों धर्मों ने कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इसलिए अंग्रेजों ने पहली चाल चली धर्म के नाम पर तोड़ने की। दिल्ली में पकड़े गए हिंदू सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन मुसलमानों को सामूहिक फांसी पर लटकाया गया। धीरे धीरे यह संदेश पूरे भारत में फैल गया कि हिंदुओं को सरकारी नौकरियां और ऊंचे पद दिए जा रहे हैं, जबकि मुसलमानों को किनारे किया जा रहा है। 20 साल बाद जब समाज में असंतुलन बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने पॉलिसी पलट दी। अब मुसलमानों को आगे बढ़ाना शुरू किया गया और हिंदुओं को दबाना शुरू किया गया। यानी अंग्रेजों ने दोनों समुदायों को बारी बारी से इस्तेमाल किया और आपस में दुश्मन बना दिया। इतिहास में दर्ज है कि कई इलाकों में अंग्रेजों ने सीधे धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ करवाई। बिजनौर, बरेली और मुरादाबाद जैसे शहरों में मंदिरों से भगवा झंडे उतार कर हरे झंडे लगाए गए और दोष मुसलमानों पर मढ़ा गया। इसी तरह मस्जिदों में तोड़फोड़ करवाई गई और इल्जाम हिंदुओं पर लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन यह सब यहीं तक नहीं रुका। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की धार्मिक पहचान पर भी हमला किया। हिंदू सिपाहियों को आदेश दिया गया कि माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। मुसलमानों को दाढ़ी रखने से रोका गया। सिखों को पगड़ी तक से वंचित कर दिया गया। अब सोचिए, एक सैनिक अगर अपनी आस्था का पालन ही नहीं कर सकता तो अपने साथी पर कैसे भरोसा करेगा। यही था अंग्रेजों का असली हथियार। धीरे धीरे यह जहर पूरे समाज में फैल गया। वो लोग जो 1857 में साथ साथ लड़े थे, अगले 60 साल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए। दोस्तों, यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है, जब समाज टूटने लगा तब भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का क्या हाल हुआ। अंग्रेजों ने हमारी दौलत, हमारी जमीन और हमारे उद्योग धंधों को कैसे लूटा। यही रहस्य हम अगले हिस्से में खोलेंगे। दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान के पास ताकत और पैसा है तो वो चाहे तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। यही बात अंग्रेजों ने भी समझी थी। उन्होंने देख लिया था कि जब तक भारतीयों के पास जमीन, संसाधन और धन है तब तक वो दोबारा उठ खड़े होंगे। इसलिए 1857 के बाद उनकी सबसे बड़ी चाल थी भारत को आर्थिक रूप से तोड़ देना। सबसे पहला वार किया गया किसानों और जमींदारों पर। क्रांति से पहले किसान अपनी जमीन पर खुद राज करते थे, मेहनत करते, फसल उगाते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। लेकिन 1857 के बाद लगान पॉलिसी इतनी सख्त कर दी गई कि किसान चाहे दिन रात खून पसीना बहा ले, टैक्स नहीं चुका पाता। अगर टैक्स नहीं दिया गया तो अंग्रेज फटाफट उसकी जमीन नीलाम कर देते और यह जमीन उसी के हाथ में जाती जो अंग्रेजों का वफादार होता।
नतीजा ये हुआ कि लाखों किसान अपनी पुश्तैनी जमीन खो बैठे और कर्ज में डूब गए। वो लोग जो कभी अपने गांव के राजा होते थे अब मजदूर बन गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कई इलाकों में किसान सिर्फ लगान चुकाने के लिए अपनी औरतों के गहने, यहां तक कि घर के बर्तन तक बेचने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन अंग्रेजों का पेट फिर भी नहीं भरता था। दूसरा सबसे बड़ा हमला किया गया भारतीय उद्योगों पर। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। बनारस की साड़ियां, ढाका की मलमल, कश्मीर की शॉल, इन्हें यूरोप तक के राजा पहनते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस गौरव को मिटा दिया। उन्होंने भारतीय कपड़ों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया Stop working immediately! कि लोग मजबूरी में इंग्लैंड से आयात किया गया कपड़ा खरीदने लगे। हद तो तब हो गई जब कई बुनकरों और कारीगरों की उंगलियां कटवा दी गई ताकि वो दोबारा अपने हुनर से खड़े न हो सके। वो हाथ जो कभी दुनिया की सबसे नफीस बुनाई करते थे, हमेशा के लिए बेकार बना दिए गए। इस व्यवस्थित साजिश का नतीजा ये हुआ कि भारतीय बाजार अंग्रेजी माल की मंडी बन गया। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, कारीगर भिखारी बन गए और जो देश कभी दुनिया को कपड़े पहनाता था वो खुद नंगेपन और गरीबी में धकेल दिया गया। तीसरा वार किया गया शिक्षा और रोजगार पर। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी शिक्षा प्रणाली चालू की कि जो सिर्फ उनके लिए क्लर्क और सिपाही तैयार कर सके। पुराने गुरुकुल, मदरसे और परंपरागत स्कूल या तो बंद कर दिए गए या फिर उनका फंड काटकर कमजोर कर दिया गया। जो शिक्षा बची थी वो अंग्रेजी में थी और उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत महान है और उनके लिए काम करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। धीरे धीरे पढ़े लिखे भारतीय भी अपने व्यापार और खेत छोड़कर अंग्रेजों की नौकरी के लिए लाइन में खड़े होने लगे। यानी समाज से आत्मनिर्भरता खत्म कर दी गई। जो लोग कभी अपनी जमीन और कारोबार से गर्व महसूस करते थे वो अब तनख्वाह पर आश्रित हो गए। चौथा हमला था भारत की दौलत पर। अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से अमीर घरानों और राजाओं को लूटा। महल, हवेलियां, मंदिर, दरगाह, हर जगह से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लूटकर इंग्लैंड भेज दिए गए। सोचिए, जो खजाना सदियों से हिंदुस्तानी घरों और मंदिरों में सजा था वो धीरे धीरे लंदन की तिजोरियों में बढ़ता चला गया। लाखों तोले सोना, करोड़ों की कीमत वाले हीरे, यहां तक कि ताजमहल और दूसरे स्मारकों की दीवारों में जड़े कीमती पत्थर तक निकाल कर ले गए। यही वजह है कि 19वीं सदी के बीच में इंग्लैंड अचानक दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया और उसी समय भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, भूख, कर्ज और गरीबी में डूब गया। लेकिन भाइयों और बहनों, अंग्रेजों की चालें यहीं तक नहीं थीं। उन्होंने सिर्फ हमारी जमीन और दौलत नहीं छीनी, बल्कि हमारी आत्मा पर भी हमला किया। उन्होंने समाज को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ा, संस्कृति को कमजोर किया और इंसानों के बीच नफरत बोई। यानी भारत को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया बल्कि गरीब और टूटा हुआ भी बना दिया। अब सवाल उठता है, जब समाज टूटा, जब दौलत लूटी गई, तो क्या भारतीय हमेशा चुप बैठे रहे? नहीं दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जितना हमें तोड़ा गया उतना ही हम मजबूत बनकर लौटे। और फिर 20वीं सदी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान योद्धाओं ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें एक और सच्चाई जाननी होगी कि 1857 की हार और उसके बाद के क्रूर दौर से हमें क्या सीख मिली और इस विद्रोह ने भारत के भविष्य की राजनीति और आजादी की लड़ाई की दिशा कैसे बदल दी। यही राज हम अब अगले हिस्से में खोलेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन यह हार दरअसल भारत के लिए जीत की शुरुआत थी। हाँ, दिल्ली गिर गई। हाँ, Onward! Forward march! रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे योद्धा बलिदान हो गए। हाँ, बहादुर शाह जफर जैसे सम्राट को अपमानित करके कैद खाने में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन क्या यह सब बेकार गया? नहीं, क्योंकि इस पहली क्रांति ने अंग्रेजों को साफ दिखा दिया था कि भारत सिर्फ उनका गुलाम मुल्क नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और अगर कभी ये सब एक हो गए तो ब्रिटिश साम्राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। 1857 के विद्रोह ने वो बीज बो दिया था जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के दिल में आजादी की आग जलने लगी। इस विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों ने नीतियां और ज्यादा चालाकी से बनाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने की चालें चली, हमारी संस्कृति, शिक्षा को तोड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा। लेकिन वो एक चीज नहीं बुझा पाए, आजादी का सपना। इसी विद्रोह की गूंज सुनकर आगे चलकर लाखों नौजवान खड़े हुए। भगत सिंह ने जब फांसी का फंदा चूमा तो उनके दिल में वही जज्बा था जो मंगल पांडे ने 1857 में दिखाया था।
चंद्रशेखर आजाद ने जब इलाहाबाद में खुद को गोली मारी तो उनकी नसों में वही खून दौड़ रहा था जो रानी लक्ष्मीबाई ने मैदान में बहाया था। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह का रास्ता अपनाया तो उनकी प्रेरणा थी कि जनता को एकजुट करना है, ठीक वैसे ही जैसे 1857 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तो उन्होंने खुलेआम कहा, हम वही लड़ाई पूरी करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने 1857 में शुरू की थी। यानी ये हार असल में आने वाली जीत की नींव थी। दोस्तों, एक सच्चाई और है, 1857 की क्रांति ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया कि जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमें कोई भी ताकत कुचल सकती है, लेकिन जब हम एक होते हैं, चाहे हमारी भाषा अलग हो, धर्म अलग हो या जाति अलग हो, तब हमारी ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। यही वजह है कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा कोशिश यही की कि हमें एक न होने दिया जाए, और यही वजह है कि आज भी हमें उस सबक को याद रखना होगा। 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सिर्फ पटेल, नेहरू या गांधी जी की वजह से नहीं था, वो उन लाखों शहीदों की वजह से था जिन्होंने 1857 से 1947 के बीच में इतना संघर्ष किया। अगर आज आप और मैं आज़ादी की एहसास ले पा रहे तो इसका कारण 1857 की उसी मिट्टी में है जहाँ मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी और बहादुर शाह जफर ने क्रांति का झंडा थामा था। दोस्तों, कहानी का अंत यहाँ पे खत्म नहीं होता, असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। क्या हम आज भी उस सबक को याद रखते हैं? क्या हम आज भी एकजुट रह के देश को मजबूत बना रहे हैं, या फिर अंग्रेजों की वही चाल जाति के नाम पे लोगों को बांट के रखने की आज भी कहीं ना कहीं काम कर रही है? सोचिए, अगर 1857 में हमारे पूर्वजों ने बगैर हथियारों के, बगैर आधुनिक तकनीक के ये लड़ाई खड़े होकर लड़ी थी, तो आज जब हमारे पास सब कुछ है तो क्या हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते? ये इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं, ये हमारे खून में बसी हुई आग। तो आइए उन वीरों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, जोर से कही भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप सचमुच इस कहानी से जुड़ गए तो कमेंट में सिर्फ ये 3 शब्द लिखिए, मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि ये शब्द सिर्फ 3 लाइन नहीं, ये लाखों शहीदों के खून से लिखा हुआ एक वादा है।